तो नेक्स्ट आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, और आज का जो टॉपिक है वो है बफर विलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है बफर विलियन, ठीक है। इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बफर विलियन क्या होगा, इसको आप चाहो तो केस के हिसाब से बना लो। बफर विलियन में पीएच ज्ञात करना, ऐसे कर लो, बफर विलियन में पीएच ज्ञात करना, या बफर विलियन का पीएच ज्ञात करना, ठीक है। तो ये आपका एक केस हो गया। तो शायद मेरे हिसाब से केस नंबर 10 होगा ये, है ना, केस नंबर 10, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बफर विलियन। तो साइड इन डालो, बफर विलियन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बफर विलियन किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, इन सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, जैसे कि आप एक चीज समझो कि आपके पास में एक पात्र है और इसमें कोई अम्ल डाला हुआ है ना, कोई एसिड डाला हुआ है, और इस एसिड की कोई ना कोई एक पीएच है, कुछ ना कुछ एक पीएच का मान है। अम्ल डाला, इसमें कोई ना कोई पीएच होगा। अब आपने क्या किया, बाहर से कुछ एसिड डाल दिया, या फिर बाहर से कुछ आपने इसमें बेस डाल दिया, है ना। तो एक बात मुझे बताओ, अब जो विलियन तैयार होगा, जो मिश्रण तैयार होगा, उसके पीएच में मान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एसिड है, आपने एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया, तो नेचुरल सी बात है पीएच में मान परिवर्तन होगा। एक पीएच बराबर 2 को पीएच बराबर 3 से मिलाते हो तो क्या पीएच 2 ही रह जाता है? क्या बदलाव होता है कि नहीं होता है? अगर आपने इस एसिड की जगह मान लेते हैं कोई बेस डाल दिया, कोई बेस डाल दिया और फिर कुछ एसिड डाल दिया, फिर कोई बेस डाल दिया, तो क्या पीएच में परिवर्तन होगा? तो जवाब है पीएच में परिवर्तन होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने दूसरी स्थिति ली। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर एक विलयन तैयार किया, एक विलयन तैयार किया, और उस विलयन में उसी तरीके से अम्ल या क्षार को डाल दिया। क्लियर है? अब इस विलयन में क्या हुआ, इस विलयन का पहले मैंने पीएच ज्ञात कर लिया था, जो भी पीएच था मान लेता है एक्स पीएच था, और जैसे ही मैंने इसमें अम्ल या क्षार डाला और अब मैंने जब यहां पर देखा इसका पीएच, तो इस जगह पर पीएच के मान में बदलाव नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं हुआ, ये कहना गलत हो जाएगा। बदलाव हुआ है, लेकिन दशमलव में बहुत कम हुआ है, बहुत कम, छोटा छोटा बदलाव हुआ है। मतलब 0.0001 कोई बदलाव होता है? कोई बदलाव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर बदलाव नहीं हुआ। तो एक ऐसा विलयन जिसमें अगर हम अल्प मात्रा में एसिड या बेस यानी अम्ल या क्षार डालते हैं, डालने पर उसके पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर विलयन बोलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई डाउट? फिर से क्या कहेंगे, सोचो फिर से क्या बोलूंगा मैं, कि ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने पर उसके पीएच के मान में परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएगा? बफर विलयन कहलाएगा। या दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा डाली जाए और वह अपने पीएच के मान के परिवर्तन को रोकता हो। क्या करता हो? पीएच के मान के परिवर्तन को रोकता हो, बफर विलयन कहलाता है। तो चलो फटाफट डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बात करते हैं कि विलयन कौन सा होता है। फटाफट लिखो। वह विलयन जिसमें अल्प मात्रा डालेंगे बेटा, बहुत छोटी मात्रा डालेंगे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा डाल दो उसमें, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच के मान में परिवर्तन
नहीं होता, बफर विलियन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, चलो देखते हैं। अब पॉइंट ये उठता है कि बफर विलियन को पहचाना कैसे जाता है कि ये बफर विलियन है। तो मैं आपको बताऊं कि बफर विलियन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बफर विलियन होते हैं। एक होता है साधारण बफर, नंबर एक साधारण सिंपल बफर, साधारण बफर, और एक होता है मिश्रित बफर, दूसरा होता है मिश्रित। मिश्रित समझ रहे हो, मतलब मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड। तो ये मिक्स हो गया और ये सिंपल हो गया। अब सिंपल और मिक्स्ड में क्या डिफरेंस होता है इसको समझ लें। यहां पर देखिए, साधारण बफर का मतलब हो गया कि एक ऐसा लवण, ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा लवण जो कि जल में डालने पर दुर्बल अम्ल या दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का निर्माण करता है। बात को समझिएगा, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का निर्माण करता है। एक ऐसा लवण जिसको जल में डाला जाए और जल में डालने पर वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का निर्माण करता है, साधारण बफर कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं CH3, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां एग्जांपल लेता हूं CH3COONH4, क्लियर है? इसको आप जल में डाल दो, डाल दिए, डालने पर क्या हो जाएगा, CH3COOH प्लस NH4OH। आया समझ में? ये क्या हो गया आपका वीक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपका वीक बेस। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, समझ में आ गई बात? और भी एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है ऐसा पूछ दे कि निम्न में से कौन सा साधारण बफर है। दूसरा एग्जांपल देख लो, CH3COOAG, ये ले लो, इसको आप तोड़ो, किसमें टूटेगा? अब तो आप समझ गए होंगे किसमें टूटेगा, CH3COH प्लस AgOH। हाँ या ना? मैंने आपसे क्या कहा है कि डी कक्ष के जो तत्व होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो दुर्बल क्षार होते हैं, बोला तो नहीं बोला? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वीक बेस, और ये क्या हो जाएगा वीक एसिड। आ रही है बात समझ में? बना लोगे ऐसे बहुत सी चीजें बन जाएंगे। और एग्जांपल लेना चाहो HCOOAG, ये भी ले सकते हो, क्लियर है? चौथा एक और ले सकते हो AgCN, ये भी ले सकते हो। AgCN में क्या हो जाएगा बताओ, AgOH हो जाएगा और क्या हो जाएगा HCN हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? तो क्या बन जाएंगे सब ये कैसे हो जाएंगे, साधारण बफर हो जाएंगे। तो कैसे पहचाना है साधारण बफर को? चार ऑप्शन अगर हमारे पास में है, कैसे पहचानना है? पानी में डाल दो, मन ही मन में डालना है ना, मन ही मन में पकड़ने का तरीका है, सोचने का तरीका है। ठीक है, तोड़ लो। अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार बन रहा है, इसका मतलब ये साधारण बफर होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मिश्रित बफर। अब मिश्रित बफर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। मिश्रित बफर का मतलब होता है कि हमने क्या किया, दो अलग अलग पात्र में दो अलग अलग यौगिक तैयार किए, दो अलग अलग पात्र में दो अलग अलग यौगिक तैयार किए और उठा के उनको मिश्रित कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, मिश्रित बफर कर दिया। अब देखो यहां क्या होता है, यहां समझो, यहां क्या होता है, हम किसको डालते हैं, यहां पर हमने एक पात्र लिया और यहां पर मान लेता हूं मैंने इसका ले लिया वीक एसिड, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल ले लिया, और यहां पर ले लिया उसका संयुग्मी लवण। फिर से बोल रहा हूं, शब्द को ध्यान रखना, शब्दों पे जाओ, संयुग्मी लवण, संयुग्मी लवण। तो यहां पर मैंने लिया दुर्बल अम्ल और यहां लिया मैंने संयुग्मी लवण, दोनों अलग अलग पात्र में लिए और दोनों को उठा के क्या कर दिया अपन ने, एक तीसरे पात्र में मिक्स कर दिया। तो ये हो गया आपका मिश्रित बफर। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे समझो
कि यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लेता हूं यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया CH3COOH, वीक एसिड है, अरे दिख रहा है बेटा, वीक एसिड है, क्लियर है। और यहां पर इसका संयुग्मी लवण समझ रहे हो, तो संयुग्मी लवण क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी लवण होगा CH3COONA। ये समझ में आया कि नहीं है? कैसे? अरे कल ही तो बताया था, अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन सा होता है। अगर ये हमारा अम्ल है, बताओ जरा ना, तो मैंने सिखाया है तुमको, इसका संयुग्मी क्षार कौन सा होगा, CH3COO-। अरे होगा कि नहीं होगा, प्लस क्या होगा, H+ आयन होगा, हाँ या ना, क्लियर है। लवण का बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, लवण का बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। तो एक काम करता हूं मैं, इसमें NaOH डाल देता हूं, तो अगर NaOH डालूंगा तो ये माइनस है, तो NaOH में कौन सा हिस्सा मिलेगा, प्लस Na का, ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3COONA। अब आया समझ में, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। इन दोनों को उठा के डाल दिया, तो यानी कि इसका मतलब हो गया CH3COOH प्लस CH3COONA, ये है बेटा आपका मिश्रित बफर। आगे समझ में। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, पूछा जाए कि बताओ निम्न में से कौन सा मिश्रित बफर है, तो कैसे पहचानना होगा। अब ये भी सोचना स्टार्ट करो, तो कैसे पहचानोगे मिश्रित बफर है, तो कैसे पहचानेंगे, सोचो रहा, क्या करें, क्या तरीका अडॉप्ट करें। कि भाई एक तो आपका क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, हाँ या ना, होना चाहिए। एक आपका क्या होना चाहिए, वीक एसिड, वीक होना चाहिए, अभी एसिड की बात करते, वीक एसिड होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका जो लवण होना चाहिए उसको आयंस में तोड़ दो, आयंस में तोड़ोगे तो यहां माइनस हो गया और यहां क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां से ये इसका संयुग्मी होना चाहिए, संयुग्मी क्षार होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर ये कहीं पर मिल जाता है, इसका मतलब ये बफर विलयन है। कोई डाउट यहां तक, समझ में आ रहा है। कौन सा बफर है ये भी ध्यान रखो, ये कौन सा बफर है। बफर भी यहां पर 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे बफर को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, अम्लीय बफर, इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय बफर। समझ में आया बच्चों। तो क्या ध्यान रखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या ध्यान रखना है आपको, यहां आपको ध्यान क्या रखना है, वीक एसिड और उसका संयुग्मी लवण, कॉन्जुगेट सॉल्ट, है ना, कॉन्जुगेट सॉल्ट, या सॉल्ट भी बोल सकते हो, जैसा चाहो वैसा होगा। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं यहां पर, HCN हो सकता है, बोलो HCN प्लस प्लस NaCN, बोलो हाँ या ना, हो सकता है नहीं हो सकता है, अरे हो सकता है ना। ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, हो गया बफर। और एग्जांपल लेते हैं, चलो और एग्जांपल ले सकते हो आप, H2CO3, या चलो एक मिनट रुकना, हाँ और भी एग्जांपल हम बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से बनाइए क्वेश्चन। ये हो गया SCOH प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, HCOONA, बन गया, 2 हो गए। क्या कर रहा हूं मैं, H हटा रहा हूं, ठीक है। तीसरा H2CO3, वीक एसिड होता है H2CO3। अब एक H निकाल दो, इसका एक H निकाल दो, एक H निकाल दो, Na जोड़ दो, NaSCO3, अरे हो गया, समझ में आया, एक H निकाल दिया। कोई डाउट यहां तक, चलो और देख लेता हूं, और बताऊं, H2S और एक H निकाल दो, NaHS, आ गया समझ। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी, कर लोगे। तो ये क्या था आपका मिश्रित बफर। मिश्रित बफर को कौन सा देखा अपन ने, एसिडिक बफर। और भी एग्जांपल है, अभी इसके आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तब देखेंगे अपन और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, जब हमने मिश्रित बफर में कौन सा देख लिया, एसिडिक बफर देख लिया, तो अब कौन सा देखते हैं अपन लोग, दूसरा कौन सा बनेगा, इसी के अनुसार बेसिक बफर बन जाएगा। अब बेसिक बफर समझ गए होंगे, बेसिक बफर में क्या देखना होगा, क्या देखना होगा, वीक बेस देखना होगा, और साथ में क्या देखना होगा, उसका लवण, कौन सा, कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट सॉल्ट या फिर सॉल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, कौन सा, NH4OH। NH4OH के साथ में क्या जोड़ दिया अपन ने, NH4OH के साथ क्या जोड़ दिया अपन ने, यहां पर अपन ने मिला दिया NH4Cl। बोलो समझ में आ रहा है? देखो दिख रहा है। NH4OH क्या होता है, NH4OH क्या होता है बच्चों, वीक बेस होता है, और ये क्या हो जाएगा उसका लवण, NH4 प्लस। या अमोनिया भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। चलो दूसरा भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर NH3 प्लस NH4Cl, ये भी लिख सकते हो। अच्छा और क्या लिख सकते हो, और भी जोड़ सकते हो, NH4OH प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये भी लिख सकते हो। समझ रहे हो बच्चों, एक साथ क्लियर हो गया, ये भी लिख सकते हो। कोई डाउट यहां तक? और क्या लिख सकते हैं, चलो और बता देता हूं, CH3NH2 नाम सुना है, मैथिलअमीन, ठीक है, इसमें लवण जोड़ लो आप, तो यहां हो जाएगा CH3NH3 प्लस Cl माइनस। ये कुछ समझ में आया, ऊपर से निकल गया। अरे भैया ये क्या है, क्षार है, और आपने किसको जोड़ दिया, अम्ल को। अम्ल को अगर जोड़ोगे तो कौन सा, HCl अम्ल जोड़ा है, तो जुड़ जाएगा। और इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, H ले लेगा नहीं ले लेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में। और अगर देखना चाहो C6H5NH2, बोलो सही है, NH2 ग्रुप, जितने भी NH2 ग्रुप है आप ले सकते हो उसको, प्लस कितना हो जाएगा C6H5NH3 प्लस Cl। समझ में आ गया, कर लोगे क्वेश्चंस। तो दुर्बल क्षार और उसका संयुग्मी लवण या उसका लवण, अगर ये कहीं पर मिश्रण होता है तो कौन सा होता है वो, बेफिक। तो क्या क्या सीख लिया आपने, सामान्य साधारण बफर सीख लिया, दूसरा कौन सीख लिया, मिश्रित, मिश्रित में कौन सीख लिया, अम्लीय, और कौन सा सीख लिया, क्षारीय। समझ में आ गया। कैसे अम्लीय बफर को कैसे पहचानेंगे, जल्दी से बताओ, अम्लीय बफर को कैसे पहचानेंगे, कौन सा होगा, दुर्बल अम्ल होना चाहिए और उसका लवण होना चाहिए, ठीक है। और क्षारीय बफर को दुर्बल क्षार होना चाहिए, उसका लवण। और साधारण बफर को कैसे पहचानेंगे, कि अगर उसको पानी में डाला जाए तो डालने पर दो दुर्बल यौगिकों, मतलब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में टूट जाए। और लास्ट बात, बफर विलयन होता है क्या है, क्या होता है, एक ऐसा विलयन जिसमें हम अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालते हैं तो उसका पीएच के मान में परिवर्तन। क्लियर हो गया है? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। चलो आगे देखो, तो पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा बफर है, कौन सा बफर नहीं है। तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये बफर है कि नहीं है। तो चलिए फटाफट देखता हूं एग्जांपल। फटाफट देखते रहिए।
तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा बफर है और कौन सा बफर नहीं है। कंडीशन वही है, क्या पता करना है आपको, क्या बताना है, वीक एसिड या वीक बेस और दैट्स इसका कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया, कर लोगे क्वेश्चंस? तो चलो बताओ एक बार, फटाफट देख के बताओ पहले, ठीक है, फटाफट देख के बताओ कौन कौन सा बफर है। फर्स्ट बताओ, बफर है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। H2CO3 NaSCO3 है बफर, बिल्कुल है। सेकेंड में नहीं है, ठीक है ना, दिमाग में आ गया होगा, नहीं है। चलो बताता हूं आपको, पहले इसको समझो फिर आगे की बात करेंगे। देखो, मुझे मालूम था यहां गड़बड़ी करोगे। देख लो, हमारे पास में क्या है, H2CO3 है। सुन लो मेरी बात को पहले, H2CO3 है, सुनिएगा। H2CO3 है, H2CO3 क्या करेगा, एक H निकालेगा, किस में जाएगा, SCO3 माइनस में, आया ना, ठीक है। और एक H को कौन निकालेगा, नेचुरल सी बात है, कोई ना कोई क्षार निकालेगा। तो मान लेता हूं यहां पर NaOH ले लेता हूं, चलो, तो यहां पर NaOH ले लूंगा तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये बताओ क्या बन जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा ना भैया, NaHCO3 बन गया, कोई इशू नहीं है, NaHCO3, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं NaSCO3 ले लूं और इसमें फिर से NaOH डाल दो, क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों रिएक्शन होगी? क्योंकि अभी इसके अंदर एक H है, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? ये दोनों की तरह काम कर रहा है, उभयधर्मी की तरह काम करेगा। ये एक तरह ये संयुग्मी क्षार की तरह भी काम करेगा और एक तरह से ये अम्ल की तरह भी काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर H है, तो यहां पर H है और इस H के कारण से दोबारा अभिक्रिया हो सकती है। या ये कह सकते हो कि HCO3 जो माइनस होगा, इसको अगर अम्ल मानते हैं तो इसका संयुग्मी क्षार CO3 2 माइनस भी होगा, होगा कि नहीं होगा? और जब इसको आप इसके साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन तो उसी से ही रहा है, एक H निकालने के बाद ही बन रहा है, H निकालोगे तभी ऐसा हो रहा है। तो यहां पर अगर बात करें तो दो बफर बनेंगे। पहला बफर बनेगा H2CO3 प्लस NaSCO3, समझ लेना इस बात को बहुत आराम से। और दूसरा NaSCO3 प्लस Na2CO3। अब समझ में आई कहानी? तो बेटा ये भी बफर है, अब तो गलती नहीं करोगे ना, समझ में आ रहा है? तो कितने बफर बन गए, दो। कौन कौन से, ये और ये। अब एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन याद आया। उस क्वेश्चन में ये था कि H3PO4 की रिएक्शन, सुनना मेरी बात को, आप समझ जाओगे, होशियार बच्चे हो तुम लोग। मैं रोज सुबह ही सोच के आता हूं कि मैं अपने होशियार बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं। वो अलग बात है कि शाम तक मेरी जो मैं सोच था वो मेरी बदल जाती है ना। हाँ, वाह, अपने ऊपर नहीं ले रहा है। H3PO4 और NaOH मिलाओ आपस में, तो क्वेश्चन हुआ कि कितने बफर बन सकते हैं, कितने बफर बन सकते हैं? दो, एक, अब तीन ही बचा कि चार बचा? चार ही ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, है ना? कितने होंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। H3PO4 एक H निकालेगा, एक H निकालेगा, क्या बनेगा, H2PO4 माइनस, सही है, Na जोड़ लेना, कोई डाउट यहां तक? अब जरा एक काम करो, इसमें से एक और H निकाल सकते हैं। H3PO4 कितने H निकाल सकता है, 3। सर फोड़ देंगे हम सबका, समझ में आया? 3 निकाल सकता है, तो एक ये बन गया, दूसरा बन गया H2PO4 माइनस प्लस एक H कम करके HPO4 2 माइनस, आया समझ में? और तीसरा एक और हो सकता है, कौन सा हो सकता है, HPO4 माइनस माइनस 2 PO4 3 माइनस। अब आया समझ में? कितने बफर बनेंगे, 3। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर मैं मान लेता इसकी जगह H3PO3 लेता तो कितने बनते, सोच के बताओ। अरे भाई जितने H निकाल सकते हो यार उतने बफर बनेंगे यार, सीधी सी बात है। तो कितने H निकलेंगे, 2, तो इसका मतलब यहां पर 2 बफर होंगे। अब आया समझ में? और अगर मैं H3PO2
सॉरी H3PO3 ये 3 है, और H3PO2 लेता तो कितने बनते? आगे बात समझ में कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आ जाए मुद्दे पे। तो आप मुझे बताओ बफर है कि नहीं है? कौन सा बफर है बताओ, कौन सा? ये सेकंड वाला बफर, ये बफर है, ये बफर है। H3PO4 NaH2PO4 है, NaHS Na2S बफर है, HS H2S है, वेरी गुड। HNO2 कैसा होता है? वीक एसिड होता है, वो मैंने एक टेबल बताई थी, वीक एसिड वीक बेसिक, क्लियर है ना? तो HNO2 प्लस NaNO2 ये वीक एसिड होता है, क्लियर है? बफर है कि नहीं है? ठीक है। H3BO3 वीक होता है, बता चुके हैं। Na2B4O7 बोरेक्स, इसको बोलते हैं बोरेक्स, और ये बता रहा हूं मैं, ये इसका लवण होता है, तो ये बफर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। HCl प्लस NaCl बफर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बफर नहीं है। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक की स्ट्रॉन्ग, वीक बेस है ना, वीक बेस है। और यहां पर क्या किया अपन ने? एक OH हटाया, Cl जोड़ा है, तो बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? बफर हो सकता है, ये बफर हो सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण हो सकता है, ये भी वीक बेस है कि नहीं है? बफर है कि नहीं है? बफर है। BaOH का होल ट्वाइस ये क्या है? वीक है स्ट्रॉन्ग है? नालायक को स्ट्रॉन्ग है ये, है ना? पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नहीं हो घर पे जाकर, है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये नहीं होगा। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, थोड़ा सा भविष्य बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। चलो नोट करो, फिर आगे बताता हूं। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि एसिडिक बफर कौन से होते हैं, बेसिक बफर कौन से होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास में आएंगे, और बफर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि बफर में पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगला पॉइंट है पीएच ज्ञात करना। ठीक है, पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, अब सुनिएगा मेरी पूरी बात को। एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसिडिक बफर यानी अम्लीय के लिए बात करते हैं, अम्लीय बफर। अच्छा, अम्लीय बफर में क्या होगा ये तो आपको पता ही होगा कि एक वीक एसिड होगा, बताया था मैंने आपको, और साथ ही साथ में क्या होगा, उसका एक संयुग्मी होगा A-। समझ में आ गई बात? अगर इसको लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं H++ A-। वियोजन हो रहा है, दुर्बल अम्ल है, ये कैसा है बेटा? वीक एसिड है, हाँ या ना? वीक एसिड है तो वियोजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन कितना होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा? Ka। जरा एक काम करो यहां से Ka का फॉर्मूला रखो, क्या रखोगे बताओ? H+A- डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? HA। सही जा रहे हैं? कोई डाउट यहां तक? अब एक काम करो, HA को इधर मल्टीप्लाई करो, एक को नीचे ले आओ, H+ आयन कितना होगा ये बताओ। चलो बताओ H+ आयन कितना होगा? अरे भाई बोल लिया करो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ है ना, थोड़ा सा बोलोगे तो मुंह चलेगा, मुंह चलेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्या होगा यहाँ पर? HA डिवाइड बाई कितना होगा? A-। अब अपने को क्या निकालना है? pH। अपने क्या निकालना है? pH। pH कैसे निकालते हैं? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन। सही जा रहे हैं? चलो ले लो लॉग, कितना हो गया? लॉग Ka, यहाँ Ka हो गया, इनटू यहाँ कितना हो गया? HA डिवाइड बाई कितना हो गया? A-। क्लियर है? सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ कितना होगा? माइनस लॉग Ka माइनस लॉग यहाँ क्या होगा? HA डिवाइड बाई A-। ये समझ में आ गया है ना? हुआ? तो पूरा लिखूंगा, pH इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस लॉग Ka कितना हो गया बच्चों? Pk हो गया। अब देखो ये क्या है? ये है अम्ल, अम्ल है ना, और ये क्या है? ये है संयुग्मी क्षार, है कि नहीं है? संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। तो मैं इसको माइनस को प्लस कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक? और अगर इसको प्लस कर देंगे तो आगे वाला हिस्सा जो होगा वो पलट जाएगा, A- ऊपर चला जाएगा और HA नीचे आ जाएगा। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर ये फॉर्मूला निकल के आएगा अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो। और अगर इसको साधारण रूप से रखूं
तो क्या रखूंगा वो देख लो आप। यानी कि पीएच बराबर क्या होता है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, पी के प्लस लॉग, ऊपर क्या लिखा हुआ है ए माइनस क्या है संयुग्मी क्षार, अरे हाँ या ना, संयुग्मी क्षार, या फिर सांद्रता क्या हो गई लवण, बात एक ही हो सकती है, संयुग्मी क्षार और लवण की सांद्रता क्या हो, एक ही तो है, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब ऊपर क्या हम मैं लिख सकता हूं, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां लवण लिख दूं तो, या लिख दूं, या संयुग्मी क्षार लिख दे रहा हूं भैया, लिख दे रहा हूं, कोई भरोसा नहीं कल की डेट में तुम लेके आओ सर यही तो था जो नहीं लिखा था आपने, इससे मेरा सिलेक्शन रुक गया है ना। हाँ तो लिख दे रहा हूं, रिस्क नहीं ले सकता, लवण या संयुग्मी क्षार बटा क्या हो जाएगा अम्ल, कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल। ये रहा भाई आपके पास में सूत्र, देख लो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग लवण या संयुग्मी क्षार बटा, क्लियर हो गया। इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं हंडरसन इक्वेशन, हंडरसन इक्वेशन, क्लियर है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था, समझ में आ गया, हंडरसन इक्वेशन। बोलो कोई डाउट यहां तक। तो देखो अम्लीय बफर के लिए फॉर्मूला आया पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग उसका लवण या संयुग्मी क्षार बटा अम्ल। अब इसी तरीके से अगर मैं क्षारीय बफर के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, सोच के बताओ जरा, है ना, क्या हो जाएगा सोच के बताओ, पीएच की जगह पीओएच आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर लूं कोई दिक्कत नहीं है, के की जगह के बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी के बी, प्लस आ जाएगा लॉग, ऊपर लवण आ जाएगा, उसी तरीके से ये रहा आपके पास में लवण और नीचे हो जाएगा आपका क्षार। बोलो बच्चों कोई डाउट, कोई परेशानी, फॉर्मूला याद, ये हो जाएगा बफर का सूत्र, क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं 0.01 m 200 ml HCN, एक ये लिखा हुआ है, एक बफर विलियन बनाया मैंने, प्लस 0.04 m 200 ml NaCN, ठीक है, केक ऑफ HCN, देखो केक किसका होगा HCN का ही होगा, जो दुर्बल होता है उसी का होगा, इज इक्वल टू 10⁻⁵ पीएच निकालना है। सही है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि बफर सोल्यूशन है, बस यही तो गड़बड़ है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि बफर सोल्यूशन है, या ये नहीं लिखा होगा छोटा सा ब्रैकेट में कि बेटा ये बफर है, इसका बफर वाला सूत्र जो पढ़ के आया वो लगा देना, है ना, लिखा होगा क्या, नहीं लिखा होगा, यही तो दिमाग लगाना है आपको। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, यानी कि यहां क्या दिख गया मुझको, यहां क्या दिख गया मुझको, इसका मतलब ये इसका क्या है संयुग्मी क्षार या लवण है, और जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आएगी वैसे ही बफर सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आ जाएगा, यानी कि यहां पर HCN और NaCN ये बफर विलयन को प्रदर्शित करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब बफर विलयन को करते हैं, तो बफर विलयन को प्रदर्शित करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, बताओ क्या लगाएंगे ऊपर, ऊपर क्या लगाएंगे NaCN लगाएंगे, और नीचे क्या यहां पर कर देंगे HCN। अब समझ में आ गई बात, क्लियर है, जहां नहीं हो पूछ लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि यहां पर लगा देंगे HCN। तो अब देखो HCN की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जरा HCN की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी HCN की वैल्यू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 200, बेटा सांद्रता निकालनी है, अब नहीं बताऊंगा बार बार, जब मिश्रण के सांद्रता करते हैं तो क्या करते हैं कुल आयतन से भाग देते हैं, याद है कि नहीं है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 400, आ गया समझ में। NaCN कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ 0.04 इंटू 200 डिवाइड बाई
400 हो गया, समझ में आ गया। तो अब बताओ यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, पी एच इज इक्वल टू पी के का फॉर्मूला, पी के कितना होगा माइनस लॉग के, सब समझ गए होगे। तो कितना लिख दूं यहाँ पर डायरेक्ट 5 प्लस लॉग, यहाँ कितना होगा 0.04 इंटू 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 400। बोलो बच्चों समझ में आया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4/1 log 4 माइनस log 1 शॉर्ट कर दे रहा हूं, 5 प्लस log 4 की वैल्यू 0.60 और log 1 की वैल्यू 0, तो 0.60 आ गया। तो फाइनली आंसर आ गया 5.60, दैट्स मीन फाइनल आंसर। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक, तो हो जाएगा ना बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन। तो ये पहला सा बेसिक सा क्वेश्चन, चलो आगे देखते हैं, चले आगे, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, 0.02 200 ml NH4OH प्लस 0.06 200 ml NH4 होल ट्वाइस SO4 पीएच निकालना है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो 0.02 200 ml NH4OH है और साथ में क्या है आपके पास में 0.06 200 ml NH4 होल ट्वाइस SO4 है, ठीक है। Kb की वैल्यू मैंने दे दी है NH4OH के लिए 10 टू पावर -5। चलो बच्चों देख लो एक मिनट के लिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, देख लेते हैं अपन। तो अपने को मालूम है कि भाई हमारे पास में NH4OH है और साथ में क्या है हमारे पास में NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, यही तो है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिक बफर हो गया, अरे हाँ है ना, ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक बफर। और ये अगर आपका बेसिक बफर हो गया तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पीओएच वाला लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा, पीओएच। बड़ा गौर से देखिएगा, पी के बी प्लस लॉग, याद आ गया होगा लॉग, ऊपर क्या जाएगा लवण और नीचे क्या होगा यहाँ पर क्षार। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लवण कौन सा है बेटा, ये लवण है, क्षार कौन सा है, ये क्षार, समझ में आ गया। लवण की सांद्रता रखे, कितनी है लवण की सांद्रता 0.06 मल्टीप्लाई बाई 200। अच्छा कुल आयतन से भाग देते हैं। अच्छा इसमें एक बड़ा कमाल की चीज क्या होती है, कुल आयतन से ऊपर भाग दोगे, कुल आयतन से नीचे भाग दोगे, कट्टम काट हो जाएगा। तुम्हें भाग देना है, समझ में आया ना, ये नहीं कि सर तो कट जाएगा, तो उसे काटने के चक्कर में कुछ और कटवा लोगे। हाँ बता रहा हूं, पता लगा कुछ सर ने कहा था हाँ कुछ छोड़ना है, तो पता लगा छोड़ना कुछ और छोड़ के चले आए। समझ में आया कि नहीं है, तुम्हें करना है, प्रैक्टिस में रखो इसको। फिलहाल ये हो गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 400, गलत है ये, एक चीज छूट गई है, यहां पर NH4 प्लस है, यहां पर NH4 2 है बेटा। समझ में आया कि नहीं है, पकड़े कि नहीं पकड़े इस बात को, यहां पर 2 है, पहले नहीं पकड़े थे, 2 है, अरे है कि नहीं है। इसका मतलब सीधा सा ये है भैया, गुणा करना नहीं छोड़ना है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो ये जरूर ध्यान रखना कि उस जगह पर वो क्या है, यहां पर देखो NH4 प्लस आयन है, यहां पर जो संयुग्मी क्षार है जो वो भी क्या है NH4 प्लस के रूप में ही है, लेकिन ये कितना है 2 है। समझ में आ गया, डबल होगा, कितना होगा डबल, 3 होगा तो क्या होगा ट्रिपल होगा, यानी कि इसका मतलब उसका गुणनफल जरूर होगा सांता में। समझ में आ गया, यहां सांता किसकी होगी बेटा, NH4 प्लस की सांता लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाई 4। अब तो आपका, अब तो होशियार बच्चे हो, अब यहां से तो आपकी होशियारी स्टार्ट, 200 और फिर यहां पर 400 कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ गया, सॉल्व कर लोगे आगे, पीओएच आ जाएगा। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक, ठीक है।
चलो, तो बफर सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो बफर सॉल्यूशन में हमने दो बोले थे, एक एसिडिक बफर बोला था, एक बेसिक बफर बोला था। और एसिडिक बफर के लिए हमने क्या कहा था कि जो हम एसिडिक बफर की बात कर रहे थे, तो एसिडिक बफर में हमने कहा था कि फॉर्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा pKa प्लस लॉग, ठीक है। और वहां ऊपर क्या था, संयुग्मी क्षार या लवण, इसको आप जो भी बोल सकते हो, जिस रूप में भी आपके पास में होगा, डिवाइड बाई क्या होगा, अम्ल, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा, अगर हम बेसिक बफर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेसिक बफर की, तो बहुत सिंपल सा है बेसिक बफर, ठीक है। तो बेसिक बफर में हमने क्या कहा था, यहाँ पर POH इज इक्वल टू कितना हो गया, PKB हो गया प्लस लॉग, यहाँ पर आपका हो गया लवण, और यहाँ पर हो गया आपका भाई साहब क्षार। तो ये रही कहानी आपके पास में दोनों, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन में दोनों की वैल्यूज होगी, आपको पहचानना है और उन दोनों के वैल्यूज को रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। सांद्रता कैसे निकालेंगे, अगर हम अम्ल की सांद्रता निकालनी है तो मैंने आपको बताया है कि अम्ल की सांद्रता निकालने का तरीका वही है, एक काम करो, M1V1X1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। इसी तरीके से अगर लवण की निकालनी है, M2V2 जो दिया जाएगा, M2V2X2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट है बफर का निर्माण। बफर का निर्माण, ठीक है। पॉइंट यहां पर यह होता है कि अगर हम बफर बनाते हैं या किसी भी जगह पर जो प्रश्न है, उस प्रश्न में जो बफर का निर्माण होता है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं बफर के निर्माण में। तो बफर के निर्माण में तीन तरीके होते हैं, यानी कि ये तरीके से कह सकते हैं तीन प्रकार से हम बफर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तीन प्रकार से बफर का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? पहला तरीका ये है कि आपके पास में एक अम्ल रख दिया जाएगा, है ना, दूसरे पात्र में क्या रख दिया जाएगा, लवण या क्षार या जो भी आप कह सकते, संयुग्मी क्षार या लवण, और उनको दोनों को मिला दिया जाएगा, ठीक है। मिला देते हैं, क्लियर, समझ में आया, मिलाते हैं, है ना, दोनों को मिला दिया। तो ऐसा जो बफर होगा वो सामान्य बफर कहलाएगा। मतलब अम्ल हो गया और लवण हो गया, यानी कि यहां पर इसकी सांद्रता दे रखी होगी, अम्ल की सांद्रता दे रखी होगी, M1V1 दे रखा होगा, लवण की सांद्रता दे रखी होगी, M2V2 दे रखा होगा, ठीक है। सीधे सीधे सूत्र लगा दो, आपका बफर का निर्माण हो गया। ये तो होगा साधारण बफर, जिस पर हमने प्रश्न भी करवाया है कि हमने क्या दिया था प्रश्न के अंदर, एक अम्ल दिया था, एक लवण दे दिया था या संयुग्मी क्षार दे दिया था। हमने कहा इसकी सांद्रता ये है, इसकी सांद्रता ये है, ठीक है। अब बताओ इसमें pH का मान क्या होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरे तरीके में यह होगा कि आपके पास में एक दुर्बल अम्ल दिया होगा और इस दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षार मिलाया होगा, या फिर क्या होगा, मिलाया होगा, या फिर क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, ठीक है, दुर्बल क्षार होगा, उसमें प्रबल अम्ल मिलाया होगा। समझ में आ गया। अब ऐसी स्थिति होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरी स्थिति में अब यहां पर संयुग्मी का मतलब नहीं होगा, लवण का मतलब नहीं होगा, यहां लवण वण कुछ नहीं दे रखा होगा, कोई सांद्रता नहीं दे रखी होगी, कुछ इस प्रकार की स्थिति तैयार की जाएगी। यानी कि आपको एक दुर्बल अम्ल दिया जाएगा और दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षार डाल दिया जाएगा, यानी कि वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया जाएगा, या वीक बेस में हमने क्या डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे। और जब ही डालेंगे तो इससे क्या होगा, बफर विलयन का निर्माण होगा, बफर विलयन का निर्माण होगा। समझ में आया कि नहीं है। अब उसका pH निकालना होगा, उसका pH निकालना होगा, ये होगा दूसरा तरीका। चलो इसको बताता हूं कैसे होगा, समझने की कोशिश करो। जैसे कि मान लेते हैं हम यहां पर आप रख देते हैं CH3COOH और यहां पर हमने रिएक्शन कर दी NaOH की, क्लियर है। एक बात मुझे बताओ, CH3COH क्या हो गया, वीक एसिड, NaOH क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, दोनों को मिला दिया, क्या बन जाएगा आपका, CH3COONA बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2O, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमने क्या किया, इसके हमने 2 मोल ले लिए, प्रश्न में दिया हुआ है, समझ में आ गया, और इसके हमने 1 मोल लिया,
मतलब ऐसे मान के चलो कि 2 मोल CH3COH को 1 मोल NaOH के साथ मिलाया गया, ऐसा दिया गया प्रश्न में, और पूछा गया पीएच क्या हो गया, आयतन वायतन वगैरह जो था वो दिया गया था। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज सोचो, यहां पर इसके 2 मोल है, यहां इसके 1 मोल है, यानी कि अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होगी तो एक चीज हमने पढ़ी है सीमांत अभिकर्मक, मतलब जो सीमित मात्रा में होता है, मतलब जो कम मात्रा में होता है, मतलब जो पहले खत्म हो जाता है, वही तो होता है सीमांत अभिकर्मक। क्लियर? तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर ऐसे कह सकते हैं T = 0, यहां 2 मोल हो गए, यहां 1 मोल हो गया, भैया प्रारंभ हुआ, अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, T = T मान लेते हैं, यहां पर अभिक्रिया प्रारंभ हो गई। अब प्रारंभ हो गई तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर यहां हो गया 2, यहां 1 हो गया, तो छोटा कौन है, ये है, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? या ऐसे मान लो, ऐसे मान लेते हैं, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 - x, इसको क्या लिखेंगे, 1 - x, हाँ या ना, लिख दिया अपन ने 2 - x और 1 - x। अगर यहां पर कंफ्यूज हो जा रहे हो कि कौन पहले खत्म होगा, अगर मान लेते हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा, लेकिन मान लेते हैं सपोज अगर आपका कंफ्यूजन है, आप फंस गए यार कौन पहले खत्म हो रहा है, तो एक तरीका आपको और बता देता हूं, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। कैसे? तरीका ये है, आप एक काम करो, जो एक रखा है संख्या, एक संख्या रखी है उसको रखो बराबर 0 कर दो, कर दो, तो यहां पर 2 - x बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना आ गया, आ गया। वही स्थिति नीचे कर दो, 1 - x बराबर कितना कर दो, यहां पर कितना हो गया। अब इन दोनों में से देखो जो छोटा है वही x का मान होगा, जो छोटा है वही x का मान होगा। ये तरीका है सोचने का। क्लियर है? अब सोचो क्या होगा यहां पर, सोचो, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 - 1 = 1, बोलो हाँ या ना। यहां क्या होगा, 1 - 1 = 0। अब जितना यहां खत्म हुआ उतना यहां बनेगा बच्चों, यहां x होगा, यहां x होगा, हाँ या ना, यहां 1 होगा और यहां 1 होगा। समझ में आ गया? अब जरा देखो विलियन में क्या बचा, पात्र में क्या बचा, वो देखो आप, आपके पास बचा क्या है उसको देख लो। एक बचा है ये, और एक बचा है ये क्या है, द्रुवल अम्ल, और ये क्या है, लवण, संयुग्मी क्षार या लवण। आ रही बात समझ में? इसका मतलब बफर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना बफर। लेकिन प्रश्न में पहले बफर नहीं लिखा था, पहले नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही आपने देखा इसका मतलब ही क्या हो गया, बफर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा। अब मान लेता हूं इसका आयतन, मैं मान लेता हूं सपोज दैट, मान लेता हूं आयतन V 2 लीटर है, मान लिया मैंने, इस पूरे विलियन का आयतन 2 लीटर है। तो अब जरा मुझे बताओ कि क्या होगा, यहां पर CH3COOH की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/2, बोलो हाँ या ना। और यहां पर इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, CH3COONA की कितनी हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी 1/2। मान लेता हूं इसका Kb का मान, मान लिया Kb का मान यहां पर दे दिया 10⁻⁻5। अब बन गया क्वेश्चन आपका, सीधा सीधा बन गया ना क्वेश्चन। तो यहां पर अब आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्या बनाओगे, यानी कि इसका मतलब pH = pKa का मान कितना हो गया, 5, सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, प्लस लॉग सॉल्ट कितना हो गया ये, यानी 1/2 होगा कि नहीं बच्चों, 1/2 बटा 1/2 कट गया, 1, log 1 की वैल्यू 0। इसका मतलब आपके पास आंसर आ गया pH बराबर 5। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? समझ में आ गया? सिंपल था, लेकिन स्टार्टिंग में बफर नहीं दिख रहा था, दिख रहा था बफर, नहीं दिख रहा था। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आप ही बताएंगे। यहां पर मैंने यहां ले लिया है NH4OH, यहां पर ले लिया मैंने HCl, यहां ले लिया मैंने, वैल्यूज देख लो, 0.2 m 200 ml, ठीक है, ये ले लिया मैंने, यहां ले लिया 0.1 m 200 ml। क्लियर? Kb की वैल्यू यहां दे दी मैंने, Kb NH4OH की वैल्यू मैंने दे दी है, यहां मान लेता हूं सपोज 10⁻⁻5। मैं देखो ये ऐसी वैल्यूज रख रहा हूं थोड़ा सा सिंपल हो जाए आपके लिए, तो ये मैंने वैल्यूज आपकी रख दी है 10⁻⁻5, ठीक है, 10⁻⁻5। मैंने आपसे कहा pH निकालना है। अब क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए, दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो आप ही बताओ, बताते रहो और यही सॉल्व करो। देखो आप अपना आइडियाज लगाओ कैसे होगा, कैसे करेंगे। ये हमारे पास में NH4OH है,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो बच्चों क्या करेंगे, अभिक्रिया बनाएंगे। बनाएंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर NH4Cl प्लस H2O। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मोलरता और आयतन दे रखा है तो मिली मोल निकाल लेंगे। मिली मोल का मतलब क्या होता है, मोलरता गुणा आयतन, m मल्टीप्लाई बाई वी। m मल्टीप्लाई वी कितना होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 200, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 40 मिली मोल हो गए, आया ना। ठीक है, यहाँ पर मिली मोल निकालो कितना होगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 200, यहाँ कितना हो जाएगा 20। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रख दोगे आप, यहाँ रख दोगे 40, यहाँ कितना रख दोगे 20, आ गया समझ में। यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 0। सबको समझ में आ रहा है, पीछे सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका t इक्वल टू 0 हो गया। अब t इक्वल टू टी ले लेंगे, क्या हो जाएगा 40 माइनस 20। अब समझ गए होगे, 40 माइनस 20 कितना हुआ यहाँ पर 20, यहाँ कितना होगा 20 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 20, यहाँ कितना हो गया, ठीक है। चेक करेंगे अपन, क्या चेक करेंगे कि क्या बचा, क्या छूटा, क्या बना। तो ये बचा भैया NH4OH और ये क्या हो गया NH4Cl, ये क्या हो गया दुर्बल क्षार और ये क्या हो गया लवण। आ गया समझ में, क्लियर है। फॉर्मूला रख लेंगे, POH बराबर क्या होगा PKB, PKB कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा लॉग। अब देखो ये क्या है मिलीमोल है, ये क्या है मिलीमोल है। अब मिलीमोल से अगर सांद्रता बनानी है तो आयतन से भाग देना पड़ता है, तो आयतन अपन कितना मान लेते हैं, 1 लीटर है। विलियन का जो आयतन था वो कितना हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर होगा तो यहाँ कितना डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, यहाँ कितना डिवाइड करोगे 1 से। अच्छा जल को लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, जल को नहीं लेना है, ठीक है, जल को नहीं लेना है, केवल किसको लेना है, अम्ल या उसका संयुग्मी या क्षार या उसका संयुग्मी। सबको समझ में आ रहा है, वो लेना है, बाकी नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा pH इक्वल टू 5 प्लस लॉग, यहां पर कितना हो गया आपके पास में 20 बटा कितना हो गया 20 40 कैसे 20 आ गया ना, क्लियर। तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, log 1 POH इक्वल टू कितना आ गया 5, तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 कितना हो गया 9। अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट यहां तक नहीं है। चलो नोट करो फिर आगे बताता हूं। चलो आगे बात करते हैं। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में एक और चीज भी देख लेते हैं, जैसे हमने यहां पर CH3COH की रिएक्शन NaOH के साथ की और यहां पर ज्यादा कौन था, ये ज्यादा था ये कम था, है ना। मान लेते हैं उल्टा हो जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है लेकिन ये यहां आ जाए ये यहां आ जाए, समझिएगा बात को। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने आपके पास CH3COH लिया और NaOH लिया, बात नहीं बच्चों, ये लिया और इसकी रिएक्शन की, तो CH3CONA प्लस H2O हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, बदलाव कर दिया। बदलाव क्या कर दिया, यहां 1 था यहां 2 था, है ना, यहां पर 1 मोल दे दिया, वहां पर हमने 2 मोल दे दिया। आयतन वही रखा हमने 2 लीटर, चलो मान लेते हैं विलियन का आयतन 2 लीटर है। Ka का मान भी दे दिया उसने, Ka दे दिया 10 की घात -5, ये भी दे दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 0 हो गया। अब यहां पर जब रिएक्शन होगी तो 1 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, यहां कितना होगा 2 - 1 इक्वल टू 1, अरे हो गया, यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया। अब यार ये तो खत्म हो गया ना, CH3COH तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और बेटा अगर ये खत्म हो गया तो क्या अब ये बफर है, नहीं बफर नहीं है। आगे बात समझ में, अब इस पे बफर का सूत्र लगाना है आपको, नहीं लगाना है। अब क्या करें, अब क्या करें, हाँ छोड़ दे, सबसे बेस्ट जवाब है ना। अब अगर देखा जाए तो इस विलियन का व्यवहार कैसा हो गया, इस विलियन का व्यवहार हो गया क्षारीय, आया ना, क्योंकि अम्ल तो खत्म हो गया, लवण उदासीन होता है, तो बचा क्या आपके पास में NaOH प्रबल क्षार, यानी कि ये कैसा हो गया क्षारीय बेसिक।
और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो आप सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि भैया हमारे पास में NaOH बचा। अब आप ऐसे सोच के देखो यार ये बेकार हो गया, काम का नहीं है, ये बेकार काम का नहीं है, काम का हमारा ये होगा NaOH। आगे बात समझ में? और NaOH काम का होगा तो इसका मतलब हम यहां पर सीधे सीधे ये मान के चलेंगे कि हमारा जो भी pH या pOH होगा वो प्रबल जो भी घटक होगा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहां पर किसकी बात चलेगी? NaOH की। और NaOH के मिलीमोल कितने, मोल कितने सॉरी यहां पर 1, यानी कि आप इसकी सांद्रता निकालो 1। आयतन कितना हो गया? कुल आयतन कितना हो गया? 2, यानी यहां कितना हो गया? 1/2। ये आ गई सांद्रता। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? इसका मतलब प्रश्न को अब इस तरीके से हल किया जाएगा। देखिए सकल प्रश्न की एक ही जैसी है, पहली वाली और ये वाली भी। आपको पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस को इतना आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चंस में ये खत्म हो रहा था, वो बच रहा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये खत्म हो रहा है, ये बच रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो जो बच रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब बताओ यहां पर क्या होगा? 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो OH माइनस कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 हो गया तो POH बराबर कितना हो गया? माइनस लॉग H प्लस आयन आ गया। और यहां कितना होगा? माइनस लॉग 1/2, तो डायरेक्ट कर लेता हूं माइनस लॉग 1 प्लस ऊपर चला जाएगा log 2। बोलो बच्चों समझ में आ गया? क्लियर हो गया? log 1 की वैल्यू 0, यानी कि आंसर आ गया 0.3010। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक? सबको समझ में आ गया? तो 2 क्वेश्चन 2 आंसर। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्वेश्चन कौन सा दिया था वो भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारे पास में? NH4OH किसकी रिएक्शन की थी? HCl की। क्या बनाएगा? NH4Cl। और क्या बनाएगा? H2O। चलो देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या थी हमारे पास में। वैल्यूज क्या क्या थी? यहाँ थी 0.2 200 ml, 0.1 200 ml। अब उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 0.1 m 200 ml कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 0.2 m 200 ml। क्लियर है? चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सोच के देखोगे। यहाँ पर क्या निकाल लो? मिलीमोल कितना आएगा? 20। यहाँ मिलीमोल निकालो, यहाँ कितना आ गया? 40। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20, यहाँ 40, वहां कितना होगा? 0। यहाँ कितना हो गया? 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। क्लियर? इधर कितना? 20, इधर कितना? 20। ये हो गया भाई साहब खत्म। क्या बचा? HCl। प्रबल अम्ल बच गया। और प्रबल अम्ल बच गया तो प्रबल अम्ल अगर बच गया तो भैया प्रबल अम्ल को कैसे हल करेंगे? क्या लिखेंगे? HCl की सांद्रता कितना हो गया? उसके मोल, मिलीमोल बटा कुल आयतन 200 बटा 400। टोटल कितना हो गया? 400। यह कितना आ जाएगा आपके पास में? 1 बटा, ये कट गया, यहाँ कितना हो गया? 1 बटा 20। क्लियर है? 1 बटा कितना आ गया? 20। क्लियर? तो यहाँ पर pH इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस log 1 प्लस log 20। log 1 की वैल्यू 0, log 20 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो log 10 प्लस log 2 1.30। बेटा प्रैक्टिस करो यार, दिमाग में चलना चाहिए। मतलब पेन बाद में चले, दिमाग पहले चले, तब क्वेश्चन हल होगा। समझ में आ गया? तो ये रहा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पक्का हो गया? नोट करो। अगला, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, दोनों केस समझ में आ गए। अब लेकिन इसमें एक केस और बन सकता है। एक केस ये बन सकता है, बस बातें नहीं, बस हो गया, ठीक है हम समझ रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं तुम्हारे मन में, हम समझ रहे हैं, लेकिन पहले पढ़ लो थोड़ा सा। CH3COH NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और अब ऐसी स्थिति हो जाए कि दोनों बराबर बराबर हो जाए। मान लेते दोनों के मोल बराबर बराबर हो गए। समझ गए? ये भी तो हो सकता है ना, एक ज्यादा एक कम, ये ज्यादा ये कम, दोनों बराबर। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? ये बनेगा, ये 0 0 हो जाएंगे, ये 2 बनेगा, है ना?
तो ये केस अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस केस को हम लोग बोलते हैं लवण जलीय कण। ठीक है, ये अगला केस है, इसको हम वहां पर सीखेंगे। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर दोनों बराबर हो जाए, वैसे दिमाग में इतनी अच्छी चीजें आती नहीं है हमें पता है, लेकिन मानने में क्या जा रहा है कि माना कि आपके दिमाग में बात आ गई है, माना कि आप होशियार हो गए हो, तो उस स्थिति में इसको हम समझा दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस पर अभी बात नहीं होगी। अगला, अब आते हैं तीसरी स्थिति। दो स्थिति बता दी मैंने, अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तीसरी स्थिति यह है कि अगर आपके पास में कोई लवण है, सुनना, तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरे में बफर कैसे बनता है। अगर आपके पास कोई लवण है और उस लवण के साथ कोई अम्ल डाल दिया गया, एसिड डाल दिया गया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया गया, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया गया, तो बच्चों यहां पर भी ये बफर का निर्माण करता है, यहां पर भी बफर का निर्माण होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, उसे समझो। उदाहरण देखो, HCOONA ये ले लिया, और यहां पर मैंने लिख दिया है रिएक्शन HCl से। बताओ बच्चों क्या बनेगा, सोच के बताओ, बताओ क्या बन रहा है। HCOONA प्लस HCl, ये लवण है, ये सॉल्ट है, ये HCl है, यहां से क्या होगा Na प्लस, यहां Cl माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये माइनस, क्या बन गया बच्चों HCOOH प्लस NaCl। आया ना समझ में, है ना? अब जरा गौर से देखो, गौर से देखो, आपके पास में ये आपके पास है, और क्या है, ये आपके पास है। बताओ ये दोनों हैं आपके पास में, तो ये क्या दोनों बफर को प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है, ये लवण कैसा हो गया, ये सॉल्ट कैसा हो गया, ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अरे हाँ है ना, इसको पानी में डालोगे तो HCOH प्लस NaOH होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सुनिएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में एसिड, कौन सा एसिड डालोगे तो बफर बनेगा। समझ में आ गया? अगर हम इसमें बेस डाल देंगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर तो, अगर हम बेस डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, यहां पर अगर हम कहते हैं वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एक ऐसा लवण ले ले वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और उसमें बेस डाल दें, तो ये दो स्थिति बन सकती है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस, क्लियर है? ऐसा, तो यहां पर दोनों में बफर बन जाएगा। कोई डाउट यहां तक? पहचान लोगे क्वेश्चन को, कर लोगे? तो अब बात वही है, अगर ये बन गया तो फिर बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। pH इज इक्वल टू क्या लगाओगे, pKa प्लस लॉग सॉल्ट कौन सा हो गया, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, डिवाइड बाई HCOOH। क्लियर है? अच्छा, ये जो इक्वेशन होती है किसने बताई थी, एक एंडरसन साइंटिस्ट है ना, उन्होंने इसको बनाया था। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन करें इस पे, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं यहां पर, यहां ले लिया मैंने CH3, या चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, यहां एग्जांपल ले लिया मैंने HCN, सॉरी NaCN, ठीक है, NaCN प्लस HCl, क्या बन जाएगा, NaCl यहां बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका HCN। HCN कैसा होता है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू ले ली 0.2m 200 ml, ये ले लिया, ठीक है, और यहां ले लिया 0.1m 200 ml। कोई डाउट? क्लियर? हाँ, ध्यान क्या रखना है, किसको खत्म होना है, इसको खत्म होना है, ये नहीं बचना चाहिए। अगर ये बच गया तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो घूम फिर के वहीं खड़े हो गए आकर। बफर बनाने के लिए इसको खत्म होना जरूरी है। चलो देखो इसको मिला लो, कितना होगा बताओ, यहाँ पर 40, यहाँ कितना होगा 20, ये कितना होगा 0, ठीक है, पानी का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ कितना होगा 40 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 20 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 20। अब आ गया समझ में?
इसकी के भी मान लेता हूं 10 की घात माइनस 4 कर लेता हूं, ठीक है। एक रफली मैंने आइडिया ले लिया है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन मैंने रफली आइडिया ले लिया। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी एच इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ बेटा, पी के ए प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट कौन सा है, ये। एसिड कौन सा है, ये। यानी कि ध्यान रखना है आपको, कितना होगा 20 डिवाइड बाई 20, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, log 1, log 1 की वैल्यू 0, यानी कि सॉल्व करोगे तो वैल्यू आंसर कितना आ गया, हो गया ना समझ। तो जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर बताया जाए कि बेटा ये बफर विलियन है, जरूरी नहीं है कि वहां बताया जाए कि बफर विलियन है, वहां पर आपको खुद ही सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते हुए कि यार ये बफर विलियन है कि नहीं। समझ में आ गया। तो यहां पर केसेस निकलेंगे अलग। अभी लवण जलीकरण वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, लवण जलीकरण वाले कंडीशन में मैंने बताया था अभी दोनों खत्म हो जाएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर देखना, यहां पर देखो प्रबल वाला भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ये अगर रहा और ये खत्म हो गया तो फिर ये बफर विलियन नहीं है, तो यहां पर इसको ऐसे हल करेंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी नहीं है, कर लोगे क्वेश्चंस, हो जाएंगे। चलो बस एक दो छोटी चीजें और है, बस ये आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो एक चीज और आती है जो क्वेश्चन में थ्योरेटिकल आती है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, थ्योरी से रिलेटेड पूछा जाता है बफर रेंज। बफर रेंज मतलब कहीं पर अगर बफर होता है तो उसकी क्या होती है, यानी कि इसको बोल सकते हैं बफर परास। बफर परास, ठीक है, कितनी होती है बफर परास, ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बफर परास जो होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि किसी का भी जो पीएच होता है, जो परास होता है बफर का, वो हमेशा उसके पी के ए के मान के प्लस माइनस 1 होता है। मतलब जैसे किसी का पी के ए का मान कितना हो गया, मान लेते हैं 4 हो गया, ठीक है। तो जो बफर परास होती है वो 3 और 5 के मध्य में होगी, यानी कि एक कम और एक ज्यादा। ये बात समझ में आई, फिर से रिपीट करूं। बफर परास का मतलब क्या होता है, बफर परास का मतलब कि बफर की परास कहां तक होती है। बफर की परास हमेशा ध्यान रखिएगा उसके पी के ए और पी के बी के प्लस माइनस 1 होता है, एक ज्यादा और एक कम। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, कर लोगे इस बात को, समझ में आ गया। जैसे ये अपन ने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। देखो मतलब क्या है, अगर हम बात करें पीएच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, पी के ए प्लस क्या था लॉग, लॉग यहां पर क्या था सॉल्ट, यहां पर क्या था एसिड, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब इसमें प्लस माइनस 1 करना है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर मैं इसका मान, भाई इसको 1 करना है तो 1 करने के लिए क्या कंडीशन होगी, यहां कितना रखना पड़ेगा 10, नहीं, अरे ऐसे अपॉन ए की वैल्यू अगर 10 हो जाए, बोलो, अरे भैया इन दोनों की सांता का अनुपात अगर 10 हो जाए तो 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। और अगर इनका मान कितना हो जाए 1/10 हो जाए तो 1/10, 10 की घात -1 तो -1 हो जाएगा। अब समझ में आया, नहीं आया समझ में, आ रहा है समझ में। यानी कि यहां पर जो 10 है और 1/10, यानी 1/10 और 10 के मध्य की बात होनी चाहिए, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे लिख दूं कि 10 से कम, हाँ या ना, यानी ये जो मान है किससे होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए, बराबर भी कर दिया मैंने और उससे कम भी कर दिया, और ये मान कितना होना चाहिए, अब समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। यानी कि इसका मान 1/10 से छोटा, मतलब ज्यादा, इसका मान 1/10 से ज्यादा या उस तक या बराबर होना चाहिए। आगे बात समझ में, कोई डाउट यहां तक, क्लियर हो गया। तो ये होती है पीएच। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूं कि कोई बफर है, उसने कहा यार जो पी के बी का मान जो है ना वो 5 है, सुनना मेरी बात को, ऐसा क्वेश्चन एक बना था, पी के बी का मान है 5 है, तो बताओ उस विलियन के लिए बफर रेंज, बफर परास क्या होगा। तो ऑप्शन ढूंढना है, क्या ढूंढना है ऑप्शन, बेटा 5 में प्लस माइनस 1, सिंपल सी बात है, या तो 4 से कहां होगा 6, देखा कितना सरल सी बात था ना, सरल सी बात, क्लियर हो गया,
समझ में आ गया? तो कर लोगे इस पॉइंट को? ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। एक बात और बताता हूं, चलो नेक्स्ट। एक और चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हालांकि नीट में नहीं पूछा गया अभी तक ये, लेकिन दिमाग में रखनी है, और वो है बफर कैपेसिटी, बफर क्षमता। ये शब्द मिलेगा आपको यहां पर, बफर क्षमता। भाई इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। न्यूमेरिकली अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट पे बन सकता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बफर क्षमता क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में ये पात्र है, एक इसमें सोल्यूशन भरा है, बफर सोल्यूशन भरा है इसमें, ठीक है, इसमें सोल्यूशन है बफर। अब इसमें क्या किया, हमने H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन के नंबर ऑफ मोल्स इसमें डाल दिए, H प्लस आयन OH माइनस आयंस के नंबर ऑफ मोल्स यहां पर डाल दिए, है ना। तो पॉइंट ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ मोल H प्लस आयन OH माइनस आयन के डालें, जिससे कि एक यूनिट पीएच चेंज हो जाए, एक यूनिट पीएच में परिवर्तन आ जाए। नहीं आया समझ में? ऐसे समझो कि मान लेते हैं इसका पीएच मान लेते हैं 5 था, आपने यहां पर कुछ मोल्स डाल दिए, मान लेते हैं इसके आपने 4 मोल डाल दिए या 2 मोल डाल दिए 1 लीटर आयतन में, और इससे क्या हुआ, 5 से 6 हो गया, 5 से 4 हो गया, परिवर्तन हो गया, तो ये इसकी बफर क्षमता हो गई। सिंपल सी बात है, नहीं आया समझ में? देखो 1 लीटर, देखो 1 लीटर विलियन में डाले गए H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या डिवाइड बाई पीएच मान में परिवर्तन, पीएच मान में परिवर्तन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 1 लीटर विलियन में जितने H प्लस आयन OH माइनस आयन डालेंगे, और नीचे कितना पीएच में मान में परिवर्तन हो रहा है, वो उसकी बफर क्षमता होगी। आ गया समझ में? बस इतनी सी बात थी, ये दिमाग में रखना होगा। क्लियर है? ये बफर क्षमता का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे देते हैं, चलो एग्जांपल ले लो। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि हमने यहां पर 0.5 m 200 ml लिया, या एक काम करो, इसे सिंपल बना लेता हूं मैं, सिंपल सा बना लेता हूं कि 2 मोल NaH को 2 लीटर बफर में डाला जाए, 2 मोल NaH को 2 लीटर बफर में डाला जाए, जिससे विलियन की पीएच में दो मात्रक का परिवर्तन हो जाता है, 2 मात्रक का परिवर्तन हो जाता है, बफर क्षमता है। ये आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? बफर क्षमता है। आ रही बात समझ में? कैसे करेंगे सोचो, बफर क्षमता निकालनी है अपने को, क्या निकालना है पहले, मोल OH माइनस आयन 2, अरे हाँ या ना, कितने में, 2 लीटर में, तो 1 लीटर में निकालना पड़ेगा, अरे 1 लीटर निकालना पड़ेगा, 1 लीटर में जितने डाले गए वो हम ले रहे थे, यहां 2 लीटर में हो गए, तो 2 बटा कितना हो गया, 2, और पीएच कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 मात्रक का हो रहा है, डेल्टा पीएच है ना, यही तो फॉर्मूला है। यहां कितना हो गया, डेल्टा पीएच, इसको डेल्टा पीएच लिख सकता हूं। पीएच के बारे में तो कहीं भी परिवर्तन हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहां हो गया, कितना आ जाएगा, ये कट गया, कितना हो गया,
1/2। अब आया समझ में? तो ये हो गया बफर क्षमता। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये रही आपके पास में बफर सॉल्यूशन, पूरा बफर जितना था बफर विलियन वो मैंने आपको यहां पर समझा।